अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु वरतंत दयावान है। ये बच्चा अपने मरे हुए दादा के साथ डरा हुआ और सहमा हुआ सा बैठा है। ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये एक कश्मीरी बच्चा है जिसका दादा अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कहना है कि यह हमला मिलिटेंट ने किया और मिलिटेंट की गोली इसके दादा को लगी और उसका दादा उसी वक्त वहीं मर गया और मिलिटेंट की गोली एक सीआरपीएफ जवान को भी लगी जो उसी वक्त मारा गया। यह बच्चा अपने दादा के साथ मारुति कार में श्रीनगर से हंडवारा जा रहा था और रास्ते में क्रॉस फायरिंग हो गई सीआरपीएफ के जवान वर्सेस मिलिटेंट के दरमियान। इसके दादा ने गाड़ी रोकी, रास्ते में कहीं छुपने की कोशिश की गोली से बचने की, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरे वैसे ही एक गोली आकर उनको लग गई और वो वहीं पर मर गए। ये बच्चा वहीं पर पड़ा रहा काफ़ी देर तक। हैरानी की बात यह है कि बच्चे के घर वाले का मानना है कि गोली सीआरपीएफ के पुलिस ने मारी है इस बच्चे के दादा को, लेकिन पुलिस का मानना है कि अगर उसके घर वाले उस इंसिडेंट के हालात पर मौजूद थे तो वो बता दें कि किस पुलिस वाले ने गोली मारी है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसमें भरोसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके घर वाले ने नहीं देखा ये गोली सीआरपीएफ ने मारी है या फिर मिलिटेंट ने। उस डरे हुए बच्चे को एक पुलिस वाले ने उसको उठाया। काफ़ी देर तक वो बच्चा वहीं पड़ा रहा, कोई उसको पूछने वाला नहीं था क्योंकि लगातार मिलिटेंट्स की तरफ से और सीआरपीएफ की तरफ से फायरिंग चल रही थी और उस बच्चे को किसी मिलिटेंट ने नहीं उठाया। ये भी सही बात है। इस बच्चे को उठाने वाला भी सीआरपीएफ का एक जवान है जिसका नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा वरना फिर से मुद्दा हिंदू मुस्लिम का होगा। उसने इस बच्चे को, इस डरे हुए बच्चे को उठाया। उसके बदन में काफ़ी नमी थी बच्चे की। पुलिस वाले ने उस बच्चे को बिस्किट और कुछ चॉकलेट ऑफ़र किए। वो बच्चा गाड़ी में थोड़ा सुकून अख्तियार कर गया और फिर मामला वहाँ पर रुक गया। यह वाक़या कश्मीर में कोई नया वाक़या नहीं। आज से एक हफ्ते पहले लास्ट वीक में एक 6 साल का बच्चा मारा गया था गोली टेरर अटैक में। 6 साल का बच्चा निहान भट्ट गाड़ी में सो रहा था। उतने में एक बाइक में 3 मिलिटेंट आते हैं और सीआरपीएफ जवान पर जो पेट्रोलिंग कर रहा था धड़ाधड़ पिस्तौल से गोली दाग देते हैं। उसमें कि एक गोली गाड़ी के अंदर उस 6 साल के निहान भट्ट बच्चे को लग जाती है और वो बच्चा उधर ही मर जाता है। वो दोनों वो मिलिटेंट भाग जाते हैं वहाँ से। सीआरपीएफ का कहना है कि उनका पीछा किया गया। उनमें से 2 मिलिटेंट गांव में छुपने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने उनको वहीं पर ढेर कर दिया, लेकिन जो मेन हेड था वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया और इस मुठभेड़ में एक 6 साल का बच्चा निहान भट्ट और एक सीआरपीएफ का जवान मारा गया। ये सिर्फ एक न्यूज़ थी जो आपको एक आम एंकर भी आपको बता सकता है अगर वो बताना चाहे तो। इससे ज़्यादा डिटेल मैंने इंटरनेट पर नहीं देखी। जो भी डिटेल था मैंने बता दिया। इसमें क्या सही क्या गलत इसका फ़ैसला आपके हाथों में। मैं गलत सही में नहीं जाता किसने किसको मारा है। मैंने पिछले वीडियो में भी साफ साफ कहा था कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। कश्मीर के लोगों को आज़ादी चाहिए क्योंकि उनके पास स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं है। वहाँ के नौजवान भारी तादाद में मिलिटेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, इंडियन आर्मी के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि वो लोग इंडियन आर्मी से नहीं लड़ पाएंगे। पढ़े लिखे लोग मिलिटेंट बन रहे हैं। इसके पीछे हमें ही समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, इस भगवाधारी गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि आखिर कोई भी मिलिटेंट क्यों, कोई भी एक आम सिविलियन, एक कश्मीर का आम नागरिक आखिर क्यों वो हथियार उठा रहा है, क्यों इंडियन आर्मी के खिलाफ गोलीबारी कर रहा है, क्यों उसके दिमाग में खून सवार हो गया है, ये बात कोई पता नहीं करना चाहता है। बस सीआरपीएफ लगी उनके खिलाफ अटैक करने में और मिलिटेंट लगे सीआरपीएफ को हमला करने में और इन दोनों के दरमियान, इन दोनों बेवकूफों के दरमियान आम कश्मीरी लगातार मारे जा रहे हैं। कभी 6 साल का बच्चा मारा जाता है, कभी 3 साल का बच्चा मारा जाता है, कभी कोई मुस्लिम खवातीन मारी जाती है, कभी कोई आम कश्मीरी मारा जाता है और कभी कोई बूढ़ा कश्मीरी मारा जाता है। इन दोनों के जंग में लगातार गोलीबारी के दरमियान ज्यादा मौत कश्मीरी मिलिटेंट या फिर आर्मी की नहीं बल्कि आम इंसानों की हो रही है। कभी गोलीबारी होती है तो किसी का घर टूट जाता है, कभी गोलीबारी होती है किसी इनोसेंट की जान चली जाती है, लेकिन इसका हल 70 साल से नहीं निकल रहा है। लाखों मिलिटेंट, लाखों कश्मीरी की जान आज तक जा चुकी है और हजारों हमारे भी आर्मी जवान की जान जा चुकी है बिना कोई मकसद के। अगर कश्मीर के लोगों को कुछ चाहिए तो सरकार को छोड़ देना चाहिए। क्यों सरकार कश्मीर में अपना पैसा को वेस्ट कर रही है? क्यों सरकार कश्मीर में हमारे जवान को मरवा रही है? क्यों वहां के आम नागरिक मिलिटेंट बनकर हथियार उठा रहे हैं? इस बात की चर्चा को करने को तैयार तक नहीं है। कश्मीर में कोई नेट नहीं देना चाहता। अगर मैं अपनी बात को एक भारतीय मुस्लिम होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप सबके सामने रख सकता हूं, तो फिर कश्मीरी नौजवान क्यों अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सामने नहीं रख सकते हैं? क्या किसी ने, किसी मीडिया के इंसान ने आज तक किसी से बात की कि आखिर तुम मिलिटेंट क्यों बने, क्यों तुमने हथियार उठाई?
और जो आम कश्मीरी मिलिटेंट का सपोर्ट कर रहा है, क्या किसी ने आज तक उनसे पूछा कि वो मिलिटेंट का सपोर्ट आखिर किस लिए कर रहा है, कि वो इंडियन आर्मी के खिलाफ है? मैंने बात की कुछ कश्मीरी से और उन्होंने जो बातें की वो रोंगटा खड़ा कर देने वाला है। कहां तक सही कहां तक गलत इस बात पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन उसने जो बोला वो वाकई में रोंगटे को खड़ा कर देने वाला है। उसका दावा है और रिपोर्ट भी है कि गांव में हमारे देश के इंडियन आर्मी के कुछ सोल्जर ने मास रेप किया, मास रेप। भारी तादाद में हमारे खवातीन को, कश्मीरी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। इसीलिए वहां के लोगों को दिमाग में भर भर कर मिलिटेंट बनाया जा रहा है। और यह खबर झूठ नहीं है, आप सब रिपोर्ट को पढ़िए खोलकर, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई की बात नहीं की गई। और जिन लोगों ने कार्रवाई की, जिससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि धमकी दी जाती है। बुरहान वानी ने भी अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाया। उन कश्मीरियों का मानना है कि बुरहान वानी ने इसलिए हथियार उठाया क्योंकि उसके भाई को, वो जो निर्दोष था, जो मिलिटेंट में था भी नहीं, उसको हमारी इंडियन आर्मी ने मार दिया, इसीलिए उसने हथियार उठा लिए। और जितने भी आज तक मिलिटेंट कश्मीर के अंदर है, उन लोगों ने खुशी खुशी हथियार नहीं उठाया। ना ही वो लोग खुशी खुशी सीआरपीएफ को मार रहे हैं, और ना ही हमारे देश की आर्मी को शौक है कि उनको मारकर खत्म कर दे। लेकिन दोनों के दरमियान बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम जो पिछले 70 साल से यह भगवाधारी सरकार चला रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। क्योंकि कांग्रेस या बीजेपी कोई अलग चीज नहीं है, ये दोनों को बनाने वाला कोई ब्राह्मण ही है। ये दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है, और ब्राह्मणों की सरकार में आप अगर समझें कि शांति हो जाए, ये हो ही नहीं सकता है। और 70 साल से आम कश्मीरी लगातार मारे जा रहे हैं। कभी पाकिस्तान बॉर्डर से गोली चलाता है, हमारे यहां से गोली चलाई जाती है, आम कश्मीरी मारा जाता है। कभी मिलिटेंट हथियार उठाती है, हमारी जवान से मुठभेड़ करती है, आम कश्मीरी मारा जाता है। और कई सारे हमारे इंडियन आर्मी के जो लोग, जिन लोगों ने रेप किया है, जो कश्मीरी का दावा है, उन पर कार्रवाई नहीं होने की वजह से इंडियन आर्मी पर कश्मीरी जवानों का भरोसा उठ गया है। कई सारे कश्मीरी जवान वो मुसलमान भी है, वो इंडियन आर्मी का हिस्सा है, सीआरपीएफ में है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है। तो आखिर एक बंदा मिलिटेंट ज्वाइन करता है, एक बंदा इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है, कुछ तो बात होगा। कश्मीर का हालात बद से बदतर है। 3 महीने के लॉकडाउन में आम इंसान परेशान हो गया, तो फिर कश्मीर अगर 70 साल से लॉकडाउन में है, जिसकी बात कोई करना नहीं चाहता, और ये उसका हल नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि मिलिटेंट बनना कश्मीर का हल नहीं है। अगर ये आम कश्मीरी चाहे तो मुझसे लिख कर ले ले कि मिलिटेंट कभी भी कश्मीर का भला नहीं कर सकता है। अगर वो लगातार हमारी आर्मी के साथ लड़ता रहेगा और हमारी आर्मी कश्मीरी मिलिटेंट के साथ लड़ती रहेगी, कभी भी कश्मीर का हल नहीं हो सकता है। मैं एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते साफ साफ ये एडवाइस करूंगा कि कश्मीर को छोड़ देना चाहिए, उसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। वोटिंग करानी चाहिए कि कश्मीरी लोग भारत से जुड़कर रहना चाहते हैं या आजाद रहना चाहते हैं, या पाकिस्तान के साथ मिलकर रहना चाहते हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। ये फजूल का खून खराबा है, फजूल का आम कश्मीरी को खत्म करने की ये फजूल की तैयारी है, फजूल की। क्या लेना देना हम लोगों के साथ कश्मीर में? क्यों जवाहरलाल नेहरू, ये पूरा कचरा जवाहरलाल नेहरू का किया हुआ है, पूरा कचरा। और आज 6 साल की बीजेपी की सरकार में और यह बदतर हो चुका है। लेकिन लोगों को कोई इल्म नहीं है, वो समझ ही नहीं रहे कि कश्मीर का मुद्दा क्या है। वहां के लोगों के पास अगर जॉब होता तो वो गन नहीं उठाते, वहां पर अगर नाइंसाफी नहीं होती वो गन नहीं उठाते। और जिन लोगों ने गन उठाई वो गलत वे में ही चल रहे हैं, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे गन की बुनियाद पर। आपके पास डेमोक्रेसी है, वोटिंग का आधार है, आपके पास सब कुछ है। शाह फैसल जब वहां पर गया, एक होनहार स्टूडेंट, उसने गवर्नमेंट बनानी चाहिए, सरकार बनानी चाहिए, एक पार्टी बनाई ताकि हम सरकार बनाकर मिलिटेंट को समझाएंगे, बताएंगे, कश्मीर को सही रास्ते में ले जाएंगे। लेकिन बीजेपी सरकार ने उस पर UAPA लगा दिया, NSA लगा दिया, उसे जेल के अंदर भर दिया। तो हमारी सरकार तो यही चाहती है कि कश्मीर में खून खराब हो। अगर एक बंदा पॉलिटिकल व्यू से वहां के लोगों को बचाना चाहता है, डेमोक्रेसी तरीके से वोट कराना चाहता है, सरकार बनाना चाहता है, वहां के लोगों को जॉब देना चाहता है, तो उस पर NSA और UAPA लगाने का क्या मतलब है? साफ मतलब है कि वहां पर कभी भी शांति ना आए, और बीजेपी सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो ले चाहे ना ले। उसके अंदर का जरा से भी अगर इंसानियत बची होगी, मैं दावे से कह सकता हूं कि कश्मीर का प्रॉब्लम 100% बात करके सॉल्व हो सकता है। लेकिन 70 साल से आज तक
चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे बीजेपी की सरकार, या चाहे कश्मीर की सरकार हो, किसी ने कोशिश तक नहीं की रद्दी बराबर। सब ने लगातार पॉलिटिक्स खेली और कश्मीर के नौजवानों के साथ, कश्मीर की नस्ल के साथ, कश्मीरियत और कश्मीरियों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ उनका खून का सौदा किया गया है और आने वाले वक्त में भी यही होने का आसार है। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं एक आम मुसलमान हूं, मेरा कोई सरकार नहीं है, मेरा कोई फौज नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरा नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एमआईएम आपकी मदद कर सकती है। असद साहब को आपको लीडर बनाना ही पड़ेगा कश्मीर के लोगों को। पीडीपी लात मारो सबको, एआईएमआईएम को वहां पर बसाओ, असदुद्दीन ओवैसी साहब के संपर्क करो, वो आप लोगों को आपका हक दिला सकते हैं। आज दुनिया का वो सबसे बड़ा लीडर है जो आपकी मदद कर सकता है, जिसके पास इल्म भी है, इंसानियत भी है और ईमान भी है, जज्बा भी है, हिम्मत भी है, लगन भी है, मेहनत भी करता है। कश्मीर के लोगों को कलम उठानी पड़ेगी। जो लोग आपको उकसा रहे हैं बंदूक उठाने पर, वो कुछ नहीं कर सकते, वो पीछे रहने वाले हैं। लगातार तो लोग मारे जा रहे हैं आपके, क्या फायदा हो रहा है आपको? जब से मिलिटेंट ने पावर अपने हाथ में लिया, क्या फायदा हुआ आपको बताना चाहता, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। घर आपके टूटे गए, आपके लोग मारे गए, आपके बच्चे मारे गए, कोई फायदा आपको नहीं मिला है। तो एक ही तरीका है कि डेमोक्रेसी पर बिलीव किया जाए, मेहनत कीजिए, अच्छा सरकार चुनिए, वोटिंग करिए। आप वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेते, 3% कश्मीरी भी वोट नहीं डाल रहे, कहां से होगा? अगर 100% कश्मीरी एक सही पार्टी को चुनकर उसको वोट दे दे, उसकी सरकार बना दे, तो आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जॉब, शिक्षा, अच्छा रोजगार, बेहतरीन रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, सब कुछ। गोलीबारी कोई भी हल नहीं है। बहुत तकलीफ की बात है कि 3 साल का बच्चा अपने दादा के सामने अपने दादा को मरे हुए देखता है और 6 साल का एक मासूम बच्चा गाड़ी में सोया रहता है और मुठभेड़ में मारा जाता है। मिलिटेंट ने मारा चाहे सीआरपीएफ ने। जब भी कश्मीर में कोई लाश गिरेगी, इसका दोनों जिम्मेदार होगा। सीआरपीएफ भी उतने ही जिम्मेदार है जितना जिम्मेदार मिलिटेंट है, चाहे गोली जिसके भी बंदूक से लगे, क्योंकि जंग इन दोनों के दरमियान है और ये फालतू की जंग है, घटिया जंग है, पॉलिटिकल जंग है, जिसकी कोई भी विचारधारा नहीं है। कोई सॉल्व करने को, ये जंग कोई सॉल्व करने के लिए नहीं। मिलिटेंट अगर हथियार डाल भी दे तो उनको क्या मिलेगा? कौन सा ये सरकार उनको हक दे देगी? सरकार तो हक देने के मूड में नहीं है। आर्टिकल 370 उनका राइट था। सरकार से गुजारिश है कि वो आर्टिकल 370 उनका जो राइट है, जिस एग्रीमेंट के बुनियाद पर वो इंडिया से जुड़े थे, वो शुरू से इंडिया का हिस्सा नहीं है। कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का है। पाकिस्तान से प्रॉब्लम की वजह से उन लोगों ने भारत से मदद ली, आर्टिकल 370 के तहत वो जुड़ गए। आज भारत के सरकार ने आर्टिकल 370 हटा के उनको धोखा दिया और लगातार वहाँ पर माहौल को ख़राब करने की कोशिश की और आज वहाँ पर माहौल ख़राब है। आर्टिकल 370 वापस किया जाए, मिलिटेंट के साथ बात की जाए, उनको रोज़गार दिया जाए और कश्मीर को उनके हालत पर छोड़ दिया जाए, ना कि जंग करके पूरा कश्मीर को बर्बाद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह की सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी सब